प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में खबर शामिल करेंगे आलमी बैंक की रिपोर्ट के हवाले से। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को गरीब और मकरूज़ ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को कर्जे के बोझ के हामिल गरीब ममालिक की फहरिस्त में शामिल करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान का 2027 तक कर्जा GDP के 89.3% तक बढ़ सकता है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को हाई लिक्विडिटी रिस्क, कमज़ोर मुबादला के ज़खायर, गैर मुस्तहकम सियासी माहौल, बैरूनी अकाउंट्स के झटकों के मुतादिद खतरात का भी सामना है। जबकि मईशत की बेहतरी के हवाले से एक सजेशन आलमी बैंक की जानिब से आई है। आलमी बैंक ने 50,000 रुपये और इससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने का भी मशवरा दे दिया है। इस मशवरे के हवाले से अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे, उनसे जानेंगे कि इसको किस तरह से देखते हैं। एक जानिब तो हम मईशत की बहाली की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान को मकरूज़ और गरीब ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल कर दिया है। इसकी रीज़न कौन है? क्या सियासतदान वाहिद वजह है कि पाकिस्तान से गुर्बत का जो है वो खात्मा नहीं हो पा रहा, बेरोज़गारी का खात्मा नहीं हो पा रहा? कसूरवार कौन है? मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, जानते हैं उनका क्या ओपिनियन है इस हवाले से। माहिर मौशियात मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, खुशामदीद कहना चाहूँगी प्रोग्राम में। सीनियर एनालिस्ट अस्मा वदूद हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। एक और सीनियर एनालिस्ट बतूल राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपसे। क्या लग रहा है ये जिस तरह से आलमी बैंक की रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान को मकरूज़ और गरीब ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है, गुर्बत का खात्मा पाकिस्तान से नहीं हो पा रहा, किसको कसूरवार समझते हैं सर? जी मिर्ज़ा साहब। ठीक है, मिर्ज़ा साहब अभी हमारे साथ नहीं है। अस्मा, आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? देखिए जी, पाकिस्तान के मसले इकोनॉमी में तो बहुत ड्रास्टिक है और वो एक कॉन्टिन्यूस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, एक डेंजरस लेवल तक जा रहे हैं। हमें बहुत सी चीजों को देखना पड़ेगा, लेकिन जो रेमेडीज हमें वर्ल्ड बैंक ने दी है ना, जैसे कि कहा कि भाई जो आपकी एक सर्टन इनकम से लेस, जैसे आपने मेंशन किया, उसमें भी टैक्स लगाए, उसके हवाले से कुछ मैं स्टार्ट देना चाहूंगी जो कि बहुत अलार्मिंग। देखिए जी, किसी भी इकोनॉमी की जो चलाने का आपका होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मिडिल क्लास पे होता है। हमारी मिडिल क्लास दुनिया की हम तकरीबन 18वीं लार्जेस्ट मिडिल क्लास, और ये मिडिल क्लास जो है, इसकी इनकम कैपेसिटी जो है वो कम से कम श्रिंक होती चली जा रही है। अभी जो लेटेस्ट वेव ऑफ इन्फ्लेशन है ना, उसमें जो लाख रुपए तक भी कमा रहा है ना, वो भी इट्स हार्ड टू मेक द एंड्स मीट नाउ। 2 वक्त रोटी टेबल पे रखना एक बहुत बड़ा मसला बना। तो ये स्टैट्स आप थोड़े से इसमें देखिए कि इसमें हमारे पास जो आपकी 6.27 मिलियन मिडिल क्लास है, वो आपकी 10 से लेकर $40 पर डे कमा रही है, और हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम उसकी इनकम को एनहांस कर सके ताकि वो इफेक्टिवली आपकी इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर सके। मैं हमेशा इस बात को एडवोकेट करती रही हूँ कि इकोनॉमी कभी अपर क्लास कभी लोअर क्लास में नहीं चलती। ठीक है। आपकी सारी इकोनॉमी जो सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाती है, वो आपकी मिडिल क्लास की स्ट्रेंथनिंग से दिखाती है। हमारी मिडिल क्लास रोज बरोज देयर इज अ नोज डाइव कर रही है इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस, और हमारे कोई ऐसे मेजर्स नहीं लिए जा रहे कि उन्हें सस्टेन किया जा सके। टैक्स लगाकर हम अपने खजाने तो भर लेंगे, लेकिन उस खजाने को इकोनॉमी तो वो खजाना रोल अप नहीं करेगा। वो तो हमारी सर्कुलर डेट की हमारे कंधों पे ऐसे बोझ पड़े हुए हैं कि चाहे हम जितने भी टैक्स लगा लें, वी कैन नॉट सस्टेन आवर इकोनॉमी अनलेस वी इन्वेस्ट इन आवर मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया अस्मा, आपका पॉइंट आ गया है। बतूल, क्या कहना चाहेंगी? अब जो रिपोर्ट के हवाले से सजेशन सामने आई है कि आलमी बैंक ने 50,000 रुपये और इससे कम आमदन वालों पे भी टैक्स लगाने का मशवरा दे दिया है, इसको किस तरह देखती हैं? क्योंकि इससे कबल हम ये देख रहे थे कि IMF की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि बड़ी मछलियों पर टैक्स लगाया जाएगा, बड़ी आमदन वालों पर टैक्स लगाया जाएगा और गरीब को रिलीफ मिलेगा। यहाँ तो 50,000 आमदन और इससे कम वालों पर भी टैक्स आयद हो रहा है। जी, आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी और PMLN की गवर्नमेंट में भी जब विदहोल्डिंग टैक्स की बात होती थी कि जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो विदहोल्डिंग टैक्स जो कि बहुत कम अमाउंट होती है, अगर आप सिर्फ वो अमाउंट जो आप ट्रांजैक्शंस में आपकी डिडक्ट हो रही, तो उस पर भी बहुत डिस्टर्बेंस थी उन लोगों को जिनका एक स्पेसिफिक अमाउंट है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप लाखों रुपए भी कमा रहे हैं लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से क्या
आप अपने तमाम अखराजात उठा पा रहे हैं नहीं आजकल के ज़माने में, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ी है, हम करें कि डॉलर नीचे आ भी रहा है अगर गवर्नमेंट के इकदाम से, तो क्या लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है? बिल्कुल भी नहीं। साउथ एशिया में, मैं पहले भी ये बात कोट कर चुकी हूँ कि साउथ एशिया में जितने भी ममालिक हैं उन सब में इंडिकेटर्स को अगर हम फॉलो करें तो पाकिस्तान की इंडिकेटर्स बहुत बुरे हैं। इन्फ्लेशन, टैक्स, जीडीपी रेशो, हेल्थ टू जीडीपी रेशो, एजुकेशन टू जीडीपी रेशो, आपकी ग्रोथ, ये सब कम है। उन तमाम, इवन बांग्लादेश और से भी कम है वो। जब पाकिस्तान से अलहदा हुआ था तो ज़्यादा बुरी हालत थी बांग्लादेश की, लेकिन अब उनकी इकोनॉमी सस्टेनेबल इकोनॉमी है। इवन ब्राज़ील और फिलीपींस ऐसे ममालिक हैं, इवन बांग्लादेश, हमने श्रीलंका की ऐसी मिसालें देखी हैं कि ममालिक डिफॉल्ट हो के दोबारा खड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग जितनी भी दफ़ा आईएमएफ के पैकेज में चले जाएं, चाहे वो 23 दफ़ा हो या 24 दफ़ा हो, वो कभी भी हम सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ इसलिए नहीं बढ़ पाते कि जब तक हम आईएमएफ के पैकेज में होते हैं, हम उसके अलावा रिफॉर्म्स पे काम नहीं कर रहे होते, हम इंक्लूसिवली कुछ नहीं कर रहे होते। ये घिसा पिटा लफ्ज हो गया पाकिस्तानी इकोनॉमी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे अमल दरामद तो आप नहीं देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमी एक ठीक। बहुत बड़ा स्टेप होती है जब हम इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश करें। क्या हम छोटे कर्जे देते हैं नौजवानों को, जैसे मैं मिडिल क्लास की बात की, रिसेंटली एक किताब आई है नदीम फराचा साहब की, द मिथ ऑफ पाकिस्तानी मिडिल क्लास, एक बहुत अमेजिंग किताब है। और एग्जैक्टली वो जो डॉक्टर साहबा, सॉरी, जो अस्मा वदूद साहब जिससे बात करी है, वो इतनी इसकी ग्रेसफुली इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी को और पर्टिकुलर इकोनॉमी को लेके इसकी एक्सप्लेनेशन है कि कैसे पाकिस्तान की मिडिल क्लास पॉलिटिकली ठीक। और इकोनॉमी वाइज एक्सप्लॉइट होती रही है। ठीक हो चाहे गया हम बतूल, आपका पॉइंट आ गया है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे, एक जानिब तो हम ये मईशत का बुरा हाल देख रहे हैं, दूसरी जानिब इसहाक डार अभी भी यही कह रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत के इकदाम से रुपया मुस्तहकम हो रहा है और मईशत में बेहतरी आ रही है। कैसी बेहतरी है? स्टैट्स कुछ और बता रहे हैं, आलमी बैंक कुछ और बता रहा है, इसहाक डार साहब कुछ और कह रहे हैं। नहीं, देखिए, इसहाक डार साहब तो टिपिकल इलेक्शन की जो कंपेन वाली बातें कर रहे हैं, और एक आम आदमी मासूम जिसको ग्राउंड रियलिटीज नहीं पता, वो थोड़ा बहुत मुतासिर हो सकता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। पहली चीज तो यह है कि जो आपने मेन टॉपिक पे बात कर रही थी, 40% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुके हैं, और 9 करोड़ अफराद जो हैं वो टोटल आबादी का इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हमारी जीडीपी को रिवाइज किया है तीसरी बार, वर्ल्ड बैंक ने भी, आईएमएफ ने भी 3.5% हमारा अपना टारगेट था, उसको रिड्यूस करके 1.7% पे आ गए। तो ये जितनी ग्रोथ कम होगी, जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, जितना गुर्बत में इजाफा होगा। एक बात और बड़ी अफसोसनाक है कि 2018 के बाद गुर्बत की शरह बढ़ी है 5%, 39% तक पहुंच गई। 2018 से पहले ये 34% पे आ गई थी कम होके। अभी हमारी बहन बतला रही थी इंडिया बांग्लादेश, उनकी मैं फिगरें बतला दूं। इंडिया में इस वक्त जो पॉवर्टी 15% है, बांग्लादेश में 19% है, और पाकिस्तान में ये 34 और 37 से बढ़ के 39 पे पहुंच गई है। इसके अगेंस्ट जब भी महंगाई बढ़ती है तो उसका एक ही तरीका होता है उसको काउंटर करने का, कि इनकम में इजाफा हो, आमदन आपकी बढ़े। लेकिन हमारे आमदन तो श्रिंक हो रही है, हमारी आमदनी में कमी आ रही है। $3.6 योमिया आमदनी जो एक बेंचमार्क है गुर्बत की लकीर का, उसमें 9 करोड़ लोगों का चले जाना, खुदकुशियां होना, खाने में आपने ये देखा है कि अब 3 वक्त का खाना तो एक लग्जरी हो गई है। ऐसा ही है सर। तो यही वजह है। ठीक हो गया सर, आपका भी पॉइंट आ गया। जरा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। बुनियादी सवाल हमारा यही था कि पाकिस्तान से गुर्बत के खात्मे में बड़ी वजह जो है, क्या सिर्फ सियासतदान ही है? 41% ऐसा समझते हैं, जबकि 59% ऐसा समझने से कासिर हैं। 41% को ऐसा ही लगता है कि जवाब हाँ है, जबकि 59% ऐसा नहीं मानते हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस।
फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब और ख़बर लाएंगे सिंध से। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ JUI, GDA और MQM एक हो गए हैं, जबकि तीनों पार्टीज़ के रहनुमाओं का इजलास हुआ और इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इंकशाफात भी किए गए। फौरी मुतालबा किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध को फौरी तौर पर हटाया जाए या फिर तब्दील कर दिया जाए। अब देखना यह है कि ये इत्तेहाद क्या रंग लाएगा, क्योंकि फारूक सत्तार ये कहते हैं कि तीनों जमातों ने यह फैसला किया है कि इंतखाबात में वो मुतफ़िका और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। JUI के रहनुमा राशिद सोमरो का कहना था कि पहले मुल्क में अमन कायम किया जाए फिर इंतखाबात की जानिब जाया जाए। वो सिंध के आवाम को मुखातिब होकर ये कहना चाहते हैं कि अब उनके पास पीपल्स पार्टी के मुतबादिल प्लेटफॉर्म मौजूद है। तीनों जमातों की जानिब से मुस्लिम लीग नून को भी इत्तेहाद का हिस्सा बनने की दावत दी गई है। अब जानना हम ये चाहेंगे कि ये इत्तेहाद क्या रंग लाएगा, क्या सिंध के आवाम को ये इत्तेहाद कबूल होगा भी या नहीं। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने। सर, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी और गुफ्तगू का सिलसिला आपसे ही आगे लेकर चलते हैं। क्या लग रहा है आपको इस इत्तेहाद के हवाले से, क्या रंग लाएगा और क्या सिंध के आवाम रेडी हैं इनको वेलकम करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे इत्तेहाद बने हैं। इससे पहले भी एक इत्तेहाद बना था और वो अभी भी कायम है और GDA के नाम से वो इत्तेहाद बना था। उसके साथ हुकूमत के साथ वो जो चीज़ें चल रही थी उनमें भी आपने देखा कि क्या हुआ और किस तरह करके चीज़ें चल रही हैं। तो जो सिंध की इस वक्त कंडीशन है और जिसमें सिंध में कॉन्स्टेंटली 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, लेकिन जो सिंध का हाल है वो आपके सामने मौजूद है कि सिंध का गवर्नेंस के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के हिसाब से क्या हाल है। असल तो आप देखें तो सिंध के अंदर जो है वो इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए। अब उसके साथ साथ किस तरह उस चीज़ को लेके आगे चलना है, क्योंकि MQM जो है, MQM आपको पता है जो MQM इस वक्त उस फाल पोजीशन में नहीं है जिसमें किस पोजीशन में MQM किसी ज़माने में हुआ करती थी, और उनकी सीटों की तादाद भी आपको पता है वो सिर्फ हॉब-नॉब कर सकते हैं, वो सिर्फ लोगों के साथ मिल के इत्तेहाद कर सकते हैं। लेकिन ये जो बड़ी पार्टियों का जो इत्तेहाद है उसमें जिस वक्त तक कोई आप एक उनको कोई ऐसा नैरेटिव ना दें जो लोगों की वेलफेयर से रिलेटेड हो, जो लोगों की वेल बीइंग से रिलेटेड हो, उस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई इत्तेहाद ऐसा कामयाब हो सकेगा। अगर कोई पार्टी वहाँ पे जीतेगी तो वो अपनी जो पार्टी परफॉर्मेंस है या जो पार्टी मैनिफेस्टो या सिंध में बहुत ज़्यादा चीज़ जो काउंट होती है वो होती है जो कैंडिडेट लड़ रहा है जिस इलाके से, उसकी क्या होल्ड क्या है, वो कितना इलेक्शन को मनूवर कर सकता है, कितना इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकता है, कितना ट्रैक्टरों पे लेके आ सकता है, उसका बरादरी कौन सी है। अभी तक सिंध के अगर आप अर्बन एरिया को छोड़ के सिंध के रूरल एरियाज में चले जाएं तो वहाँ जो अपना पीर है, जो हेड है, उसकी जो अपना इन्फ्लुएंस है वो काउंट होता है। यकीनन सर ऐसा ही है। सर, वैलिड पॉइंट आपने रेस किया है। अस्मा, आपको क्या लगता है ये इत्तेहाद क्या रंग लाने वाला है और क्या इनका कोई सियासी फ़ायदा भी होगा? मईशत बेहतर होगी, सिंध के आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम की उम्मीदों पर पूरा आ पाएगी ये इत्तेहाद, और क्या पीपल्स पार्टी से अच्छा और बेहतर या फिर पीपल्स पार्टी का एक अल्टरनेट साबित हो सकता है ये? देखिए जी, सिंध की पॉलिटिक्स है ना, उसकी डायनामिक्स मुख्तलिफ है। जैसे सर ने कहा वहाँ पे और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इलेक्टेबल की सियासत जैसे सिंध में होती है वो और पाकिस्तान में उसकी मिसाल नहीं। लेकिन सेइंग दैट अपार्ट, जो नुकसान पीपल पार्टी को होगा ना वो इस अलायंस का नहीं होगा। सिंध उसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वो रहेगा। उसको बेसिक नुकसान हुआ है पीपल पार्टी को पिछले 13 महीने की PDM की गवर्नमेंट के साथ मिलकर। आपने अपने नजरियात से डेविएट कर लिया, आपने अपनी कोर पॉलिटिक्स से डेविएट कर लिया, आपने यू शुक हैंड विद द पीपल जिनके साथ आपके नजरियाती डिफरेंस थे। आपका नजरियाती वोटर जो पॉलिटिकल क्वेस्ट कर रहा था जिनके खिलाफ, उनके साथ आप कैबिनेट में बैठे, तो आपका नजरियाती वोटर जो है वो एक कंफ्यूजन में है इस वक्त। आपने खुद अपनी पॉलिटिक्स को एक फेटल ब्लो दी। अब इस किस्म के जो अलायंस की गई है इसमें ऑलरेडी 2008 के वोट्स अगर हम देखें तो 3.8 मिलियन पीपल पार्टी ने लिए,
जीडीए के अलावा बाकी सारे 7-8 लाख का वोट बैंक है। जीडीए गॉट ऑलमोस्ट लाइक 1 some million votes and then there was PTI। तो आपने बेसिकली अपने वोटर को कंफ्यूज कर दिया है और उसको वहां से वापस लेके आने के लिए टाइम लगेगा। ठीक हो ऐसा गया, नहीं हो सकता। ठीक है अस्मा, आपका भी पॉइंट आ गया है। बतूल, आप क्या कहना चाहेंगी? अब तीनों इत्तेहादी जमातों की जानिब से मुस्लिम लीग नून को भी इस इत्तेहाद में शामिल होने की ऑफर दी गई है, क्या लग रहा है, क्या मुस्लिम लीग नून इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी? जी, ये जो जमातें हैं इनकी एक बाकायदा हिस्ट्री रही है कि इनको क्या एतराज़ात रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध में, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हों, बार पोल्स हों या मेयर के इलेक्शंस हों। इन सारी जमातों में से ज़्यादातर एमक्यू और जमात इस्लामी को ये एतराज़ था कि धांधली हुई है। इवन जब पीडीएम में पीपल्स पार्टी जमात जमहूरियत उलमा इस्लाम इसके साथ ही, तो तब मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने भी कहा था कि पीपल्स पार्टी धांधली में मुलव्वस है। तो ये तब की बात है जब ये दोनों पार्टीज एक ही फ्लोर पे साथ काम कर रहे थे। अब तो फिर भी एक दूसरे की इत्तेहादी नहीं रहे और जमात इस्लामी तो कोर्ट में भी जा चुकी है कि रिकाउंटिंग करवाई जाए या मेयर के इलेक्शंस का भी तो कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया, लेकिन रिकाउंट जरूर हुआ। और इंटरेस्टिंगली जब सिंध में रिकाउंट हुआ तो 30%, 40%, 60% आपको इंक्रीज नजर आया। और लेकिन आई होप कि नई डिजिटल सेंसस के बाद और जो डिलिमिटेशन के बाद शायद इन जमातों की एतराज़ात कम हो जाए, लेकिन शायद इतने उसको हम यकीन से नहीं कह सकते क्योंकि नेशनल असेंबली की सीट्स में ज़्यादा फर्क नहीं आया और जब तक ये कानूनी पास नहीं हो जाती। बट द पॉइंट इज कि इन जमातों का बेसिकली एतराज़ ये कि ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शंस हो और वो समझते हैं कि सिंध में इलेक्शंस नहीं होते रहे। और चूंकि सिंध में पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनका एक अनब्रेकेबल वोट बैंक रहा है, इसलिए तो दहाइयों से गवर्नमेंट कर रहे हैं। और वो बिल्कुल इसलिए है क्योंकि वो इलेक्टेबल्स की सियासत है। इवन आप इंटीरियर सिंध में चले जाए, वहां से भी आपको पीपल्स पार्टी ज्यादा जीती हुई नजर आती है क्योंकि वो एक पुराने नैरेटिव के ऊपर वोट देते हैं। उनको वोटर जितना भी तकलीफ में रहे लेकिन वो पीपल्स पार्टी से पीछे नहीं हटता, जिसकी वजह से ज्यादा जिम्मेदारी बनती है पीपल्स पार्टी की। बार बार हुक्मरान बनते हैं तो उनको अपना काम करना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जो जमाते हैं वो मिल के अब पीपल्स पार्टी को ज्यादा प्रेशराइज कर पाएंगी क्योंकि ये अपनी अपनी जगह पे परफॉर्मेंस में बड़ी कमजोर है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका भी पॉइंट आ गया है। बुनियादी सवाल के हवाले से पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। क्या इत्तेहाद को सिंध के लोग इलेक्शन में वोट की सूरत में वेलकम करेंगे या नहीं? सिर्फ 30% का ऐसा मानना है कि वो इस इत्तेहाद को वेलकम करेंगे, 70% इसको नहीं मान रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, स्टे विद अस। तो फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब और बात करेंगे आज की सबसे अहम खबर के हवाले से। मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा की इंडियन रॉ से जुड़े शख्स के साथ मुबैना खुफिया बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑडियो में भगोड़े यूट्यूबर को रोहित शर्मा से बातचीत करते हुए सुना जा सकता है। कॉल साबित करती है कि भगोड़ा यूट्यूबर बाकायदा तौर पर भारतीय रॉ के साथ राबते में है। ये यूट्यूबर अपने सारे बरतानिया के मामला भारतीय रॉ के लोगों से तय भी करता देखा जा सकता है। ये खुफिया बातचीत इस बात का सबूत है कि ये मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के राज मुल्क दुश्मन एजेंसीज को बेचता है। पहले भी ये शरपसंद भगोड़ा यूट्यूबर आए दिन मुल्क और आर्मी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बैठकर मन घड़त और झूठे प्रोपेगेंडा और इसके साथ साथ हर्जा सराई करते हुए भी सुना और देखा जा सकता है। अब अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्मा, क्या कहेंगी, क्या हुकूमत को बरतानिया से आदिल राजा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करना चाहिए? पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, वेलबींग है, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। अगर कोई कॉन्क्रीट सबूत हमारे पास मौजूद है तो उसको परसू करना चाहिए। इससे अगर कोई ऐसी चीज है जो कि हमारी सॉवरेनिटी को, वेलबींग को, इंटेग्रिटी को थ्रेटन करती है, उसके हवाले से एक्शन लेना हमारा राइट है। उसके हवाले में रीच आउट करना और उसको कर्टेल करने की एक कोशिश करना, दैट इज आवर प्राइमरी राइट। मगर यहाँ पे जो यूट्यूबर और एक हमारा जो पैरेलल मीडिया है, उससे भी मेरी गुजारिश होगी कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म होना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब एक जर्नलिज्म की एक नई शाख ऐसी आई है जहाँ यू आर योर बॉस, you have all the capacity to take your own decisions,
तो वहां पे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के हवाले से आपके ऊपर और ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अपने ओपिनियंस को आप ऐसे क्राफ्ट करें कि वो बेसिकली एक पॉजिटिव मैसेज अक्रॉस द बोर्ड भिजवाए। आपने खबर देनी है, आपने कोई ओपिनियन देनी है, जरूर दें, लेकिन अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उसको टेबल करें। बकिया जहां तक इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है, जरूर होना चाहिए। और हम लोगों को भी वैसे मीडिया ट्रायल से थोड़ा सा खुद को रिस्ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहाँ तक ये है कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। बतूल क्या कहना चाहेंगी? रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस इन अफराद के खिलाफ सख्त हिकमत अमली अपनानी चाहिए, सख्त रूल्स बनाने चाहिए, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ये यूज़ करें या किसी और मीडियम को यूज़ करें। क्या कहेंगी? देखिए, मेरा एक बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। यूट्यूब पे जो लोग काम करते हैं रेगुलरली, उनके या जिनका करियर ही यूट्यूब की वजह से बना है, यूट्यूब में कंटेंट को लेके कोई रेगुलराइजेशन नहीं है। आप अपने बेडरूम से वीडियो बनाएं, आप अपने ड्राइंग रूम से वीडियो बनाएं, आप किसी के बारे में कोई भी लफ्ज बोल दें, कोई गाली दे दें, किसी का पर्सनल स्टफ लीक कर दें, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। ये यूट्यूब का वो एक डार्क साइड है जिसको एटलीस्ट मैं तो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट सपोर्ट नहीं करती। इसीलिए मैं स्ट्रांगली इस चीज़ से बिलीव करती हूँ कि इसकी रेगुलराइजेशन ज़रूर होना चाहिए। यूट्यूब को भी एक आप पाकिस्तान के कुछ पर्टिकुलर या मे बी यूट्यूब अपने कवानीन में चेंज लेके आए, उसको एक बाकायदा कवानीन के तहत इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब का पे 10 चीज़ें ऐसी नजर आएंगी जो आप नहीं चाहेंगे आपके बच्चे देखें, आपकी फैमिली देखें। तो इसका एक यूट्यूब पे आने वाला कंटेंट क्या आप उसको इतना सीरियसली ले सकते हैं, ये एक अलग बात है। और वो कितना ठीक है नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन जहाँ तक आप इंसाफ की बात करें, ये भी चूंकि ये एक साबिक फौजी अफसर है और वो जो भी बात करते हैं वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे करते रहे, तो एक तो इसलिए उसका क्रेडिबिलिटी फैक्टर जरूर है कि उनके पास क्या सबूत है। वो आज तक जिन भी बातों पे आए हैं, हम चूंकि उन्हें एज ए यूट्यूबर एड्रेस कर रहे हैं, तो क्रेडिबिलिटी फैक्टर तो आप किस चीज़ को कितना सीरियसली ले रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल उनको इतना सीरियस लेना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान में इदारों ने उनको इतना सीरियस लिया है, तो आप ज़रूर, आपका राइट है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें अगर वो पाकिस्तान की कवानीन के खिलाफ हो सकता है। और अगर पाकिस्तान के इदारों को लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी इस शख्स की वजह से डैमेज हो, तो उनको बिल्कुल प्रोफेशनली। आपको लगता है कि हुकूमत को बरतानिया से भी आदिल राजा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करना चाहिए? मुझे लगता है कि आदिल राजा इज नॉट समबडी हु इज वेरी स्ट्रांग, फ्रैंकली, एज अ व्यूअर, एज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, आप समझते हैं कि इस तरह से कार्रवाई का मुतालबा नहीं करना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आपका क्या ओपिनियन है, फरमाइएगा। आदिल राजा जो है बुनियादी तौर पे वो एक एवरेज इंटेलेक्ट का एक ऑफिसर था जो मेजर से आगे प्रमोट नहीं हुआ और फिर प्रॉपर्टी डीलिंग में इन्वॉल्व हो गया। तो जहाँ तक तो उसकी इनग्रेस का उस वक्त तक ताल्लुक़ है, जिस वक्त तक वो पाकिस्तान से गया था, या उसकी नॉलेज का उस वक्त तक ताल्लुक़ है, या उसके इंटेलेक्ट का, या उसकी सोच का, या उसकी समझ का ताल्लुक़ है, तो वो बिलो पार थी। मैं कहूँगा वो उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल तक आज आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी की पैदावार है, और वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि उसको यहाँ से भाग गया, बाहर जाके अपना इंग्लैंड में सेटल हो गया। इंग्लैंड में उसकी फैमिली थी। अब वहाँ से जब उसने काम शुरू किया तो फिर लोगों ने उसको देखना शुरू किया। जब उसको देखना शुरू किया तो उसके बाद उसने कुछ ऐसी चीज़ें कहनी शुरू कर दी जो हक़ाइक़ पे मबनी नहीं थी और हेयर से थी। मुझे याद है कि उसका प्रोग्राम जिसने कहा फौज से कोई 3000 अफसरों ने इस्तीफ़ा दे दिया, जो एक प्रोपेगेंडा था, किसी किस्म की हक़ाइक़ पे बेस नहीं करता था। अब आप जैसे उसके कह रहे हैं कि उसकी वीडियो भी चल रही है, तो नेचुरली जो इस किस्म के लोग होते हैं जो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, जो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, उनसे फिर ये ताकतें जो हैं, ये जो एजेंसीज हैं, ये राब्ते करती हैं। अब जब राब्ते करती हैं तो वो फिर उनके ट्रैप में भी आते हैं और उनके कहने पे काम भी करते हैं। तो अगर तो ये चीज़ इस्टेब्लिश है कि उसने रॉ की डायरेक्शन पे, और अगर ये जो इसकी आप वीडियो का जो फोरेंसिक करके और उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एज ए पाकिस्तान के एक होती खबर और दूसरी होती है खबर एग्जिस्ट ना कर रही हो और उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, जिसको मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जिसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। तो अगर वो उसके ऊपर आप इस फोरेंसिक से इस्टेब्लिश करते हैं
कि ये चीज़ जो हो रही है ठीक है, तो ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है, वो बरतानिया में मौजूद है। बरतानिया जो है वो अपने लाइबल लॉज को अपने हिसाब से डील करता है। तो हम एक तरह से उनसे प्रोटेस्ट तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हर शख्स की हर चीज़ को यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल मीडिया इतना खुला हुआ है कि आपका नॉलेज सोर्स बड़ा वाइडन है, आप उसको चेक बैक कर सकते हैं। तो लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के हवाले से कि इसमें कंटेंट के हवाले से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होनी चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हर मुल्क में होती है। लाइबल लॉस किसको कहते हैं? हमारे यहाँ तो वो चीज़ें जो है जब बनाने की कोशिश की गई तो मीडिया ही चीखने लगता है उन चीज़ों पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे मीडिया प्रोपेगेंडे में इन्वॉल्व हो जाए, मिस इन्फॉर्मेशन में इन्वॉल्व, उसको किसी लॉ के जरिए कंट्रोल किया जाता है। लेकिन वो लॉ तो हम अपने मुल्क में बनाएंगे ना। बरतानिया से अगर एक चीज़ एयर हो रही है, या कनाडा से एक चीज़ एयर हो रही है, या अमेरिका से, तो हम उसको किस तरह मीडिया पे आने से रोकेंगे? तो बेहतर ये है कि हमें खुद अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए, इंफॉर्मेशन का फ्लो डायरेक्ट होना चाहिए, खबरों का फ्लो स्ट्रेट होना चाहिए, हमें चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए। और जब आप फैक्ट्स लोगों के सामने पेश करेंगे तो इस किस्म के लोग जो प्रोपेगेंडे वैल्यूज़ में इन्वॉल्व हैं, या जिनके ताल्लुकात कोई एंटी स्टेट एजेंसी से बनते हैं, वो खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएंगे और लोग उनका सुनना छोड़ देंगे। तो बात यह है कि जब आप इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड करते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो गॉसिप के तौर पे सामने आती हैं। और मैं ये कह सकता हूँ यकीन से कि आदिल राजा बहुत सारी चीज़ें गॉसिप और मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पे कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर उसका पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट भी एक पोशीदा, उसका एक अपना भी ग्रीवियंस पोशीदा है, जिसकी वजह से वो चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम चीज़ को सुनने वाले जो हैं, आखिर आपके पास मैंने बताया ना इतनी चीज़ें इतनी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो हमें उस चीज़ को वैल्यू, उस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए कि क्या वो जो चीज़ें कह रहा है वो ठीक कह रहा है, और क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड बात करनी चाहिए। सर, बहुत अच्छा आपने ओपिनियन अपना शेयर किया। अपने तमाम मेहमानों का नाज़रीन हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह के बाद।